नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड को मिली बड़ी सौगात। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शुरू हुआ ट्रायल रन। 6 घंटे की लंबी यात्रा हो जाएगी सिर्फ 2 से ढाई घंटे की। यात्रा अब होगी पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित। दिल्ली देहरादून कनेक्टिविटी को भी नया आयाम मिल गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार तो हो गया है और अब इसका ट्रायल रन भी शुरू हो गया है। तो दिल्ली देहरादून आने वाले और जाने वाले लोगों को अब केवल 2 से ढाई घंटे का ही सफर करना पड़ेगा। जो ये यात्रा अभी तक 6 घंटे की होती थी, वो अब आसान हो जाएगी। अब केवल 2.5 घंटे की ही ये यात्रा रह जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड को बड़ी सौगात भी ये मानी जा सकती है और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन भी शुरू हो गया है। तो 6 घंटे की लंबी यात्रा अब सिर्फ 2 से ढाई घंटे की ही रह जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब यात्रा पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो जाएगी। तो उत्तराखंड को बड़ी सौगात भी मिल गई है और इससे आने जाने वालों यात्रियों को काफी फायदा भी मिलने वाला है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है? जैसे कि बताया जा रहा है कि ट्रायल रन शुरू हो गया है। कहां से कहां तक ये ट्रायल रन शुरू हुआ है और कब तक इसको खोला भी जा सकता है? क्या कुछ संभावनाएं बनी हुई हैं? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जल्द ही जो है ये कहा जा रहा था कि खोल दिया जाएगा और उसमें अब ट्रायल रन शुरू हो गया है। उसके बाद जो है ये पूरी तरह जब ट्रायल रन पूरा होगा उसके बाद पब्लिक के हवाले पूरी तरह से एक्सप्रेस पे हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए ट्रायल रन के, तो ट्रायल रन कुछ चरणों में शुरू किया गया है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन जो एलिवेटेड रोड है, या ये कहा जा सके कि जो पुल पूरी तरह तैयार है, जहाँ पर कनेक्टिविटी पूरी तरह से जो है तैयार हो चुकी है, तो वहाँ पर जो है ट्रायल रन को जो है प्रारंभ कर दिया गया है, ताकि वहाँ से जो है भारी वाहन हो, चाहे वो छोटे वाहन हो, वो आना जाना शुरू करें। उससे पूरी तरह ये जानकारी हो सके कि आखिरकार जो तैयारी की गई है वो कितनी जो है काबिल है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे अगर प्रकरण को देखा जाए तो ये काफ़ी लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि एलिवेटेड रोड को जो है बड़े वाहनों के लिए खोला जाएगा। हालांकि बीच में बड़े वाहनों के लिए ट्रायल रन के लिए खोला गया था, लेकिन उस दौरान जो है एक दो दुर्घटनाएं सामने आई, जिसके चलते जो है फिर उसको बंद करना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था प्रॉपर जो है कहा जा रहा है कि हो चुकी है, और उसके साथ साथ जो है जो छोटे वाहन थे, जो टू व्हीलर व्हीकल थे, उनको जो है यहाँ पर जो है ट्रायल रन के लिए दौड़ाया जा रहा था। लेकिन अब बड़े वाहनों को भी इस पर ट्रायल रन के लिए दौड़ाया जाएगा। यानी कि देहरादून से जो है अगर देखा जाए तो बिहारीगढ़ तक जो पूरा ये पूरा हो चुका है एलिवेटेड रोड, उसको वहाँ तक जो है ट्रायल रन रहेगा। इसके बाद कुछ चरण में जो है वहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो वहाँ पर रोका जाएगा। इसके बाद जो है छुटमलपुर से आगे का ट्रायल रन रहेगा। ऐसे ही बागपत और बागपत शामली के चलते जो है देखा जाए तो दिल्ली तक कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन जहाँ काम पूरा हो चुका है वहाँ पर ट्रायल रन के लिए जो है मंजूरी मिल चुकी है और वहाँ पर ट्रायल रन लेगा। यानी कि अगर पूरी तरह देखा जाए तो जब ये पूरा जो हाईवे है, ये पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे जब पूरा तैयार हो जाएगा, तो मात्र 2 से ढाई घंटे दिल्ली जाने में देहरादून से लगेंगे। पहले इसमें काफ़ी समस्याएं आती थी। रही अगर देखा जाए दूसरी ओर कनेक्टिविटी की बात, क्यों जो ये पूरी करने के लिए कहा गया था, निर्धारित समय दिया गया था, तो उसको ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है ये 1 माह के अंदर अंदर उस पूरी कनेक्टिविटी को जोड़ देंगे। उसके बाद पूरा ट्रायल रन इसका किया जाएगा। और नेटवर्क क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो बड़े सवाल उठ रहे थे कि नेटवर्क है, सिर्फ 10 से 12 जो है टावर जो है वो अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की जो नेटवर्क की प्रॉब्लम पहले झेलनी पड़ रही थी वो ना झेलनी पड़े। जी। लेकिन अब कितना आसान ये रास्ता हो जाएगा और इसके बनने के बाद कितना फायदा लोग मान भी रहे हैं इसका मिलेगा, क्योंकि लंबे समय से इंतजार लोग कर रहे हैं। हालांकि कई बार रास्तों को खोला जाता है फिर उनको बंद कर दिया जाता है और कई बार तो लोग फंस करके रह जाते हैं बीच में। उनके लिए क्या कुछ समाधान स्थायी तौर पर निकाला जा रहा है योगेश, की ताकि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जा सके? लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लोग। हाँ देखिए, बिल्कुल लंबा वक्त हो चुका है जब से लोगों का इंतजार है कि कब ये खुलेगा और कब उनको मिलेगा, क्योंकि पहले ही मार्ग से उनको जाना पड़ रहा है। और 2 लेन का पहले मार्ग हुआ करता था तो लंबा वक्त लगता था, 6 से 8 घंटे जो है दिल्ली देहरादून के लिए लगते थे। लेकिन 6 लाइन ये जो एक्सप्रेस पे बना है, निश्चित तौर पर इसके खुलने से लाभ तो निश्चित तौर पर मिलने ही वाला है। लेकिन इंतजार वही है कि ट्रायल रन पूरा कब होगा और इसकी कनेक्टिविटी जहाँ जहाँ पर अभी बाधित है वो कब तक पूरी होगी। उसके बाद ये पूरा एक्सप्रेस वे ट्रायल रन के लिए कब खुलेगा, उसके बाद जो है कब लोगों को इस पर जो है वाहन जो है पराठे
भरते हुए नजर आएंगे, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक सवाल है। लेकिन अब उसके लिए भी ये कहा गया है कि 1 माह से 1.5 माह के अंतराल में जो है इस पूरी कनेक्टिविटी को जोड़कर ट्रायल रन पूरा करना है। तो निश्चित तौर पर जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये ट्रायल रन पूरा होते ही जो है वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा और वाहन जो है उस पर पराठा भरते हुए नजर आएंगे। तो जो पहले पहाड़ी मार्ग से होते हुए काफ़ी घंटों जाम लगता था, वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी और उसके चलते भी काफ़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती थी, वो सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि 1 माह के अंतराल के अंतर जो है ये सब चीज़ें पूरी होने के बाद जो है इस पर वाहन दौड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर लोगों को बड़ा फ़ायदा होता नजर आएगा और लोगों का समय की बचत होगी और वो जल्द ही जो है देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो आसानी से कर पाएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, भालू के हमले में घायलों को मिलेगा 10 लाख तक का मुआवजा। वन विभाग की अहम बैठक में मुआवजा राशि बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अब अधिकतम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए शासन को भी भेजा गया है। लगातार बढ़ रहे मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। अनुमोदन मिलते ही पूरे राज्य में लागू होंगी नई मुआवजे की दरें। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने में आ रहा है कि भालू और गुलदार के हमलों की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली है। और ऐसे में यह भी देखा गया है कि हमले लगातार बढ़ रहे हैं जंगली जानवरों के, और ऐसे में कई लोग घायल भी हो रहे हैं और कई लोगों की तो मौत तक हो जा रही है। ऐसे में सरकार ने ये घोषणा की थी कि 10 लाख रुपए तक का मुआवजा उन मृतकों को मिलेगा जो जंगली जानवरों के कारण उनकी मृत्यु हो जा रही है। और अब ये भी कहा गया है कि अब मुआवजा राशि ये भी बढ़ाई गई है कि जो कि जंगली जानवरों के कारण घायल जो लोग हो जाते हैं वो अपना इलाज करा सकेंगे, इसलिए उनको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा जो है वो देने की चर्चा भी लगातार जारी है। गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा भी गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ता नजर आ रहा है और राज्य में नई दरें जल्द ही लागू भी हो सकती हैं। तो भालू के हमले में घायलों को अब 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की सहमति बनाई जा रही है। और समय था योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये प्रस्ताव बनाया भी गया है और क्या लग रहा है कहाँ अभी अटका हुआ है? देखिए, उत्तराखंड में भालू के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते जो है घायलों को जो इलाज के लिए मुआवजे की बात की जा रही है। 10 लाख रुपए की बात सामने आ रही है कि जिसको लेकर वन विभाग की बैठक में मुआवजा राशि बढ़ाने की सहमति बनी है और गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अधिकतम 10 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है। लगातार जिस तरह से मानव वन्यजीव संघर्ष देखने को मिल रहा है, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार भालू और बाघ के हमले जो है इलाकों में हो रहे हैं, पर्वतीय इलाकों में। तो निश्चित तौर पर इस तरह का फैसला लेने के लिए वन विभाग की जो एक बैठक हुई थी उसमें फैसला लेने के लिए कहा गया है और उसकी मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया है। अब देखना होगा शासन इस पर किस तरह से विचार कर मंजूरी करता है, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने भी कहा था कि जो घायल होंगे उनका पूरा इलाज जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। और ऐसे में अब ये जिस तरह से एक नया ड्राफ्ट बनाकर जो है शासन को भेजा गया है, इस पर किस तरह की मंजूरी मिलती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि भालू के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और पीड़ित परिवारों को इससे राहत मिलेगी अगर ये मुआवजा उनको मिलता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटद्वार शहर में ट्रैफिक दबाव, अतिक्रमण, पार्किंग, पेयजल, सीवर और अन्य स्थानीय मुद्दों के समाधान के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में भूमि संरक्षण कार्यालय कोटद्वार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहयोग, समन्वय और व्यवहारिक समाधान पर फोकस रहा। अध्यक्ष ने कहा कि शहर की समस्याओं का प्रभावी समाधान तभी संभव है जब विभाग जिम्मेदारी के साथ आपसी समन्वय बढ़ाए और कार्यों में गति लाए। देखिए, आपको बताना चाहूँगी कि हमने डीएम मैडम और एसएसपी साहब को बुलाया, साथ ही साथ सारे विभाग के लोगों को, जो अफसर हैं उनको बुलाया, व्यापारियों को यहाँ पर बुलाया गया था। साथ ही साथ वार्ड मेंबर्स हमारे पहुँचे थे। जो भी समस्या है, व्यापारियों को समस्या इशूज़ थे, चाहे आरटीओ को लेकर थे, चाहे जीएसटी को लेकर थे, उनकी
बातचीत यहाँ पर होगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि निवारण हो। फिर सब्जी मंडी की कुछ इश्यूज थे, ठेले वालों के इश्यूज थे, पानी का कुछ इशू था, एडीबी का बहुत सीरियस इशू, बहुत अच्छा यहाँ पर फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जो गति हम चाह रहे हैं कि चीज़ों में हो, वो गति इस बैठक के बाद चीज़ों को मिलेगी। आज जैसे हम लोग और अध्यक्ष मैडम और हमारे मेयर साहब, एसएसपी साहब, सभी लोग और काफ़ी अधिकारी, हमारे जो सम्मानित पार्षदगण थे, व्यापारी संगठन के लोग थे, तो काफ़ी लोगों की उनके जो भी सुझाव थे, समस्याएं थी, जो उनके सजेशंस थे, उनको काफ़ी कंस्ट्रक्टिव उस पर डिस्कशन हुआ कि किस प्रकार से हम कोटद्वार को और इस पूरे एरिया को और बेहतर बना सकते हैं, क्या समस्याएं जो जनता से जुड़ी हैं उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इन सब चीज़ों पे एक अच्छा डिस्कशन हुआ और संबंधित अधिकारियों को वहाँ पे भी निर्देश दिए गए और आगे भी हम लोग इसको फॉलो अप भी करेंगे। जिस भी विभाग से जो है वो उस पर अवश्य सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में वर्षों से एक इलाके में 4000 से ज्यादा घर बनाकर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं, लेकिन अब इन परिवारों में दहशत का भी माहौल है। ऐसा इसलिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और मंगलवार को फैसले का दिन था, लेकिन कोर्ट ने अगली तिथि तय कर दी है। सवाल सिर्फ हल्द्वानी का नहीं है, राज्य की राजधानी देहरादून में भी हजारों परिवार नदियों किनारे अवैध रूप से बसे हुए हैं। फिर सवाल है कि इन लोगों का क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में अब 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित थी, जिसके लिए हल्द्वानी पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। सुबह से ही शहर में लोगों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी थी। हजारों परिवारों की सांसें अटकी रही, लेकिन किसी कारण आज फैसला नहीं आ सका और अब कोर्ट ने अगली तिथि 9 दिसंबर को तय की है। जहां आप खड़े हुए इस प्रॉपर्टी पे, ये भारत सरकार से डायरेक्ट नीलाम में खरीदी हुई है। यहाँ से ऊपर तक फ्री होल्ड भी है, कागज भी सब है, सुप्रीम कोर्ट तक कागज गए हैं, यहाँ के हमारे विधायक जी ने लगाए हैं। तो अगर रेलवे ये कहता है कि ये भी हमारा है तो वो तो गलत है ना। रेलवे को देखना चाहिए कि आपको आवश्यकता के अनुसार जितनी आवश्यकता है आपको उतनी जगह ले लें आप, कोई एतराज नहीं, किसी को नहीं। अब जो सरकार करेगी हमारे लिए भलाई करे या अच्छाई करे या बुराई करे, ये तो सरकार जाने। क्यों, हम तो किसी की बुराई नहीं करते हैं जी। हाँ, या तो उनका बसाने का कहीं पर करें इंतजाम, उजाड़ने से पहले बसाने का करें ना, फिर उजाड़ने से पहले। अब देखो ये तो गलत ही काम है ना जो उजाड़ना जा रही है मुसलमानों को। हमें ये तो एक सरकार परेशान कर रही है कि यहाँ से ये हटाओ वहाँ से हटाओ। ऐसे में रेलवे की जगह ये यहाँ तक नहीं है, वो उधर है। तो ये तो एक वाली बात हो गई, एक परेशान करने वाली बात हो गई। क्या बताओ, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे। या तो सरकार को पहले ये सोचना चाहिए था कि हाँ भी ये यहाँ जो रेलवे का मुद्दा उखड़ लिया है तो इस जगह को अपने कब्जे में लेती। रेलवे का कहना है कि हल्द्वानी में लगभग 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और यहाँ 4365 परिवार काबिज हैं। लंबे समय से चल रहे इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। साल दर साल हाई कोर्ट ने अतिक्रमण पर कार्रवाई के आदेश दिए, लेकिन विरोध की वजह से जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सका। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और अब 9 दिसंबर को फैसले के दिन तय हो जाएगा। अब जब से कांग्रेस की सरकार थी तो तब से तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन उसके बाद में उन सरकारों ने भी करा है और ने भी करा है ये काम। उसने कहा जब हमें वोट नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ मुद्दा रखा जाए, तो उन्होंने ये मुद्दा रख दिया बीच में ला करके। उन्होंने ये जमीन जो है ये रेलवे की है। यही है कि मतलब हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे। जब मतलब इन्होंने जब बस लिया था तो जब क्यों नहीं उजाड़ा, अब क्यों उजाड़ा। जब बसा दिया सब कुछ हो गया, सारी बात हो गई, तो अब गरीबों को उजाड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये बताओ कहाँ जाएंगे गरीब, महंगाई के जमाने में कहाँ जाएंगे। पेट भरेंगे, खाना में घर बनाएंगे या मतलब अपने पेट भरेंगे, अपने बच्चे पालेंगे। हमें तो ये है कि हमें सरकार जब हमारा तोड़ेगी तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे बच्चों कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे हम कहाँ छुपाएंगे अपना सर। तो हम बच्चों को सर छुपाने की जगह ढूंढेंगे या हम बच्चों को खाना खिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे। हम गरीब आदमी हैं। हमारे जहन में तो ये बेटा टूट जाएगी तो हम कटोरा लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। बस यही दिमाग में। क्या करेंगे बेटा, माना कि 4 बच्चे हैं, हमारे 5 है थोड़ा देर, मगर वो क्या करते हैं, रेता
रहता ही ईंट उड़ा के देते हैं तो खाते हैं, न तो वो बेचारे सो जाते हैं मुँह लपेट के। हम क्या करेंगे? हाँ, किसी को कोई चीज ऐसे जरा से छुएंगे तो हमें पकड़ के ले जाएंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे। इज्जत तो है, हम किसी का छू भी नहीं सकती बेटा, हम किसी के चीज। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से यहाँ हजारों परिवार बसे हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगर लोग अवैध तरीके से बसे हुए हैं तो भी विभाग वर्षों तक खामोश क्यों रहा। इन सब के बीच बड़ी राहत की बात ये रही कि 18 मई 2022 को हाईकोर्ट ने सभी प्रभावित व्यक्तियों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन अधिकांश अतिक्रमणकारी भूमि पर अवैध अधिकार साबित नहीं कर सके। 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने रेलवे को 1 सप्ताह का नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, जिसके खिलाफ मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो जमीन के नेचर के विषय में कि वो रेलवे की है ये नहीं है, क्योंकि वो नजुल भूमि है। ज्यादातर भूमि वहाँ सब नजूली है और ऐसी इसका मतलब है राज्य सरकार की भूमि है। और फिर रेलवे को जितनी आवश्यकता है उतनी उनको दी जा सकती है, मगर आप सारी वसाहत को हजारों लोगों को कहाँ लेकर के जाएंगे? तो या तो उनको वहीं पर व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए, या फिर जैसा राज्य सरकार से कहा गया है कि आप प्लान पेश करिए माननीय हाईकोर्ट ने, क्योंकि रिहेबिलिटेशन प्रमुख वो है। या तो वहीं बसाया जाए, वहीं पर बसे, और कुछ जमीन जितनी रेलवे की रिक्वायरमेंट है उतनी एसेस कर ली जाए, उतना उनको दे दिया जाए, बाकी जमीन पर लोगों को वहीं बसाया जाए। आप हजारों लोगों को विस्थापित नहीं कर सकते। फिर मलिन बस्तियों के लिए हमारी विधानसभा का कानून है, हमने 2016 के अंदर कानून बनाया था, उस कानून के तहत वो कवर्ड है, उनको मालिकाना हक प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा कहना मुश्किल है, और फैसले से पहले आरोपों की राजनीति है। इन सब के बीच कई सवाल हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका को सवालों के घेरों में खड़ा करते हैं। सवाल है कि कभी भी अगर सरकारी भूमि पर कब्जा होता है तब विभागीय अधिकारी विरोध क्यों नहीं करते, क्योंकि भवन न बन जाने के बाद भी अधिकारी नींद से जागते नहीं हैं। सवाल ये भी है, क्या राजधानी में नदियों के किनारे अतिक्रमण कर हजारों परिवार नहीं बसे हैं? कई बार इस मामले में भी कोर्ट और एनजीटी का आदेश आया, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या फिर ये मान लिया जाए कि वोट बैंक के लिए ये राजनीति की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन 24/7। कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी अब बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित करेगी। विकासनगर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पचवाधून प्रभारी आर्येंद्र शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री नौ प्रभात ने ये जानकारी भी साझा की है। आर्येंद्र शर्मा ने कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वोट चोरी। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी हम हर जगह, हर मोर्चे पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में वोटों को काटा जा रहा है। और उसी के लिए हमने उसी क्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ के एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। और ये उसी क्रम में हम आपके माध्यम से जनता और कांग्रेसियों से अपील करने आए हैं कि उस रैली में बहुत बड़ी संख्या में भाग लें। SIR जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। चुनाव से केवल 6 महीने पहले आप SIR ला रहे हैं और उसको केवल 30 दिन 40 दिन में के पूरे फार्म भर के पूरे वोटर को आप अपना डिजिटलाइजेशन की 99% कर दिया। तो उसमें एक जो विपक्ष में लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा पाया गया है। बिहार में भी बहुत बड़ी संख्या में वोट काटे गए, जबकि वोट जो है हमारा अधिकार है संविधान का, जो भारत का नागरिक है उसका वोट बनना चाहिए। हाँ, 2 वोट किसी के भी नहीं होना चाहिए, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, ये हम कहते हैं। लेकिन वोट जो बनने का अधिकार, वोट जानने का अधिकार तो हर एक का होना चाहिए, जो जहाँ रह रहा है। आप ही कहते हैं कि 6 महीने जो जिस जगह निवास करता है उसका वोट बनना चाहिए। मैं जब से चुनाव शुरू हुए हैं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, मतदाता सूची उन्हीं में बनाई गई, उन्हीं में उनकी जांच भी की गई और एक अच्छी व्यवस्था
पूरे देश में काम करती रही। और हरियाणा में जिस तरीके से मतदाता सूचियों में हेराफेरी हुई, महाराष्ट्र में जिस तरीके से अतिरिक्त मतदाता रातों रात बना दिए गए, बिहार में जिस तरीके से एक तरफ मतदाता काटे गए और दूसरी तरफ ट्रेन भर भर के मतदाता बाहर से लाए गए, तो ये सब चीजें मंशा के ऊपर शंका उत्पन्न कर रही है। और कांग्रेस ने इसके लिए लोगों के माध्यम से, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ी शक्ति लोग हैं, जो भारत के निवासी हैं। भारत क्या है? जो भारत के लोग हैं। तो उसको माध्यम से 14 तारीख को लोगों को आह्वान किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम सत्य की राह पे हैं, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, लोग इसमें साथ देंगे और ये व्यवस्था में जो हेराफेरी करी जा रही है भाजपा के द्वारा और उसके चुने हुए अधिकारियों के द्वारा, ये समाप्त हो। विकासनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान आज सुस्त दिखाई दिया। हरबटपुर से बाड़ावाला तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया धीमी रही। केंद्रीय राजमार्ग विभाग की टीम यमुना पुल के पास पहुंची, जहां फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू तो हुआ, लेकिन रफ्तार बेहद कम रही। हमारा बाड़वाला से लेकर के ये यमुना ब्रिज जो है किलोमीटर 13 में वहाँ तक का हटाया जा रहा है। और हम फुटपाथ और जो पटरी में जितना भी अतिक्रमण है उसे सारा का सारा साफ करवा रहे हैं और ये लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा सारा का सारा अतिक्रमण नहीं हटा लिया जाता। कुछ लोगों का संशय है कि कितने मीटर तक हटना है, हमारा हमने जो नोटिस दिए हैं पहले उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फुटपाथ तक हमारा साफ होना चाहिए, वहाँ तक कोई अतिक्रमण नहीं होगा। नोटिसों में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो हम फुटपाथ तक सारा अतिक्रमण अभी हटा रहे हैं जो नोटिस हमने पहले के दे रखे हैं। समय सीमा निर्धारित है क्या इसके लिए? तो इसमें लगातार चल रहे हैं, जब तक कि हटेगा नहीं तब तक हम लगातार एक तरफ से हटाते हुए चल रहे हैं। उसमें टाइम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन हम रोक नहीं रहे हैं, लगातार हम अतिक्रमण हटा। मेरा नाम पूरन शर्मा है। मेरी पंचायत में अभी तक यही संदेह चल रहा है कि हमको कितना और आगे हटना है। अभी तक जो आज अधिकारी आए उनके मैं अपने आप ही उनकी बातों से संतुष्ट नहीं होया। इसीलिए संतुष्ट नहीं होया कि जो यहाँ जितनी शांति पूर्वक के हिसाब से उन्होंने कहा, किसी ने अपनी टीन उतार दी, हो सकता है उनका ना जाए, किसी ने अपना मकान के आगे की बाउंड्री तोड़ रहे हैं। इसमें हमारा यह है कि जितना सरकार का अब नियम कायदा है उस नियम कायदे के अनुसार अपना वो आए और नपवाएं। बाकायदा सारे लोग यहाँ मौजूद रहे, बेचारे कोई भी पंचायत के लोग मेरे समर्थन में रहे कि बताओ हमको कितना तोड़ना है। अभी तक हमको कोई संज्ञान नहीं आया कि कितना टूटना है, कैसे टूटना है। अभी तो ये आया कि खाली पटरी से 1 फुट पीछे कर दो। अब 9 मीटर आ रहा है, 1 मीटर आ रहा है, 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ये तो विभाग के लोग समझाएंगे ना। अब यहाँ के लोग तो ग्रामीण लोग हैं, बहुत सजन लोग हैं, इनको तो अभी यही पता नहीं है कि कितना जाएगा और कितना टूटेगा और कब टूटेगा। विकासनगर में जूडो डैम से अचानक छोड़े गए पानी के कारण 3 लोग नदी की बीच मझधार में फंस गए। गनीमत रही कि समय रहते मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों का सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल देर शाम विकासनगर कोतवाली पुलिस और डाकपत्र एसडीआरएफ यूनिट को सूचना मिली कि डैम से अचानक पानी के बहाव में 3 युवक नदी में फंस गए। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तेज धारा के बीच घंटों के प्रयास के बाद तीनों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।